अटेम्प्ट करो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अटेम्प्ट करो फिर डिस्कस करते हैं। तो ये बात याद है, 3 मोल देकर के खामा का टाइम वेस्ट किया हुआ है इसने, ठीक है ना। Kp इक्वल्स टू KN इंटू पी टोटल अपॉन एन टोटल की होल पावर डेल्टा एन जी। बोलो ये बात समझ आ रही क्या? ठीक है, तो मैं इसको अल्फा के टर्म में लिख सकता हूँ ना। अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस अल्फा। ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा। ये भी कितना हो जाएगा, 3 अल्फा। ठीक है, अब देखना 3 से 3 कैंसिल ही हो जाना है। KN का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूंगा तो 3 अल्फा इंटू 3 अल्फा होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस अल्फा। बोलो ये लिखूंगा, ठीक है ना। पी टोटल कितना दे रखा है अपने को, बोलो 2.05 ATM है ना। एन टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस अल्फा। बोलो 3 इंटू 1 प्लस अल्फा है क्या, चेक कर लो। अबे 3 माइनस 3 अल्फा, 3 अल्फा हट जाएगा और 3 प्लस 3 अल्फा हो जाएगा, जिसको मैं 3 इंटू 1 प्लस अल्फा लिखूंगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, 1। बोलो इतनी बात समझ आ रही है क्या? और केपी की वैल्यू गिवन है क्या हमें, आर वी गिवन विद केपी? बोलो क्या केपी की वैल्यू गिवन है हमें? बोलो टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है ना। अच्छा, तो आपको ये नहीं पता है, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर आपको पता है। कैसे करेंगे इस सवाल को, बताइए कैसे करेंगे। एक तरीका और है कि आप एन टोटल निकाल पाओगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप एन टोटल निकाल पाओगे। बोलो है कि नहीं? हाँ बोलो इस बार एन टोटल निकाल पाएंगे क्या? मैं यहाँ से देख लो, यहाँ 2 अननोन हो गए। ये बात समझ आ रही है क्या? यहाँ 2 अननोन हो गए, सबको समझ आ रही है ये बात? 2 अननोन है ना, 2 अननोन है। तो इसका मतलब 0.35 किसका आंसर आ रहा है, चलिए देखते हैं। जरा देखो यहाँ पे 2 अननोन है, देयर आर 2 अननोन्स। क्या करेंगे फिर, एक दूसरा तरीके से चलते हैं। देखो सबको पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। बोलो हाँ कि ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। टोटल प्रेशर पता ही है हमें, टोटल वॉल्यूम भी पता ही है, टेम्परेचर भी पता ही है, क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी पता है इक्विलिब्रियम पर? लो भाई ये तो बच्चों वाले सवाल हो गया, फिर तो खत्म ही हो गया। बोलो है कि नहीं? इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर कितना है, 2.05। टोटल वॉल्यूम इन लीटर कितनी है, 100 लीटर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 इंटू 1 प्लस अल्फा। बोल दो, अरे बोल दो, है ना। अब आर की वैल्यू पता ही है, 0.082 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर 227 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 500। बोलो हाँ कि ना, अरे गरीबों कुछ तो बोलो। ठीक है, ये 205 हो गया, ये 3 हो गया। अरे बोलो भाई आ रहा है क्या समझ? तो 1 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा निकालेंगे तो ये कितना हो गया, 205। बोलो डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई दिस बाई दिस, है ना। ये लगभग कितना होता है, 0.082 लगभग कितना होता है, 1/12। 1/12 बोलो है ना, 0.08 होता है क्या, सिखाया है क्या? चलो भाई नहीं पता है, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, ठीक है। बोलो बोलो 410 हो गया, ये बट्टे में कितना हो जाएगा, 410। डबल कर दिया 1000 कर दिया 82 कर दिया, 82 इंटू 3। समझ आ रहा है क्या? बोलो ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 410 बट्टे में 240 और 6 246। बोलो है कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा, बताओ ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, बोलो। अच्छा पहले ये बता दो मुझे कोई वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू। अबे यार कोई बोलेगा अभी, चलो यार अल्फा ही निकल। 410 बटे, भाई पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्या तुम लोग का? 410 में से 246 हटा दो, कितना हो जाएगा, 154 155। ठीक है क्या? बोलो अल्फा यही आ रहा है क्या, कितना हो जा रहा है अल्फा? 155 बटे में 246 की वैल्यू कितनी है, 0.67। पक्का देख ले रे, गलत मत करा दियो। हाँ 0.67। क्या सबका यही आ रहा है क्या, देख लो, देखो भाई सबका यही आ रहा है क्या, जल्दी बताओ। हाँ बोलो है ना, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 67% आ जाएगा। बोलो है कि नहीं? अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पर जिस मेथड से आपने इसको सॉल्व किया है, इसमें इनिशियल टोटल का रोल है, इनिशियल टोटल का रोल है, तो इसको 1 मान के मत सॉल्व कर देना। केपी तक जाने में 3 मोल लो या 1 मोल लो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सेम रहता है। लेकिन जब आप इस तरीके से जा रहे हो, डेटा में केपी नहीं गिवन है, तो अल्टीमेटली इस मेथड से तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाने का पूरा जुगाड़ दिया हुआ था। बोलो है कि नहीं? तो आपको प्रेशर भी दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पर कितना है, तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर जो है उसमें टोटल मोल्स का तो इंपॉर्टेंस है ना, तो ये 3 को स्किप नहीं कर सकते, 1 मान के मत लिख देना, आंसर डिफरेंट आ जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बोलो, अरे बोलो। हाँ हाँ 1 सेकंड रुक भाई जरा। 1 मोल नाइट्रोजन है,
है ना। दूसरे सवाल की तरफ देखना, 1 मोल नाइट्रोजन है जिसको 3 मोल हाइड्रोजन से मिक्स किया गया है, 4 लीटर के कंटेनर में रखा गया है। 0.25% ऑफ नाइट्रोजन वॉज फाउंड टू डिकम्पोज, है ना, टू डिसोसिएट इनटू अमोनिया। 0.25% का मतलब कितना, 0.25% का मतलब कितना, एक का कितना 0.0025 यही है ना भाई। 0.25 25% मतलब एक का 0.25 भाई, नहीं समझ आ रहा है क्या तुम लोग को, है ना। ठीक है, हाँ खैर, तो इसको लिख लेते हैं। आपके पास रिएक्शन क्या है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये रिएक्शन दी हुई थी, मुझे ये लिख देना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखो शुरुआत में क्या बोला गया, 1 मोल इसका लिया गया है, 3 मोल इसका लिया गया है ना, अपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो में ही लिया गया। अब सवाल में कह रहा है कि देखा गया कि इसका 0.25% डिकम्पोज किया है, किसका, नाइट्रोजन का था कितना, 1 मोल, इसका 0.25% कितना होता है 0.0025, मतलब एक में से 1 मोल का 0.25% खत्म हो गया, तो बचा कितना है 0.0025, 1 माइनस इतना बचा हुआ है, तो इसका कितना खत्म हो गया 3 माइनस 3 इंटू 0.0025, बोलो है कि नहीं। अगर इसका इतना खत्म होगा तो इसका 3 गुना, और इसका बना क्या होगा 2 इंटू 0.0025, बोलो है कि नहीं, बोलो यही बना है, बोलो हाँ या ना। डेटा समझ आ गया क्या, मैंने बोला था ना परसेंटेज डिकम्पोजिशन दे दे तो एक्चुअली एक्स दे रहा होता है कि कितना रिएक्ट कर चुका है, कितना बचा हुआ है, बोलो है कि नहीं, बोलो ना यार, कुछ तो बोलो ना। हाँ ठीक है ना, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, आपको वॉल्यूम पता है, तो क्या आप केसी निकाल लेंगे, यस वी कैन फाइंड आउट केसी यूजिंग द फॉर्मूला Kn इंटू, बोलो 1/v की पावर डेल्टा Ng, याद आया क्या, बोलो याद आया क्या, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.0025 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.0025 कितना हो जाएगा, 0.0050, बोलो 5 इंटू 10 की पावर 3 है ना, ये 5 इंटू 10 की पावर 3 है ना ये, नहीं बता रहे यार, सबके सब क्या कर रहे हैं भाई। 25 दूना 50 हो गया, 10 की पावर -4 था तो 10 की पावर -3 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक है, हाँ अब क्या करना है, इसको ऐसे ही रख लेना है। तो ये कितना बच रहा, बोलो ये कितना बचेगा, 1 माइनस 0.0025 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे 1 माइनस 0.0025 कितना हो जाएगा 0.9975, गुड 0.9975, ठीक है। और ये कितना बचेगा, 3 में से इसका 3 गुना ही तो है, बोलो इसका 3 गुना ही तो है, अरे इसका 3 गुना ही तो है ना, इसका 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.9975 का होल क्यूब, बोलो यही हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या, क्योंकि 3 जब कॉमन निकाला था तो 1 माइनस 0.0025 ही आएगा, यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये था 0.9975, इसका 3 गुना कर दिया और इसका क्यूब करना पड़ेगा, बोलो ये समझ गए। ये Kn हो गया, वॉल्यूम कितनी है 1/v, वॉल्यूम कितनी देर के 4, डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है -2, तो ऊपर 16 टाइम्स हो जाएगा, बोलो है ना। तो ये हो गया आपका 25 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 16, ठीक है। नीचे सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.9975 के होल पावर 4 इंटू 27, बोलो है कि नहीं। क्या इसे सॉल्व कर लोगे, कितनी आ रही है वैल्यू, सॉल्व करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू, बताइए सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आ रही है। तो इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी 1.49 इंटू 10 की पावर -5, ऑप्शंस में हो सकता है 1.5 इंटू 10 की पावर -5 लिखा हुआ दिख जाए, ठीक है ना, उसको टिक करके आ जाना। यूनिट तो आप लोग जान ही रहे हो, यूनिट क्या आएगी इसकी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर केसी की यूनिट क्या आ रही है बताइए जल्दी, मोलर पर -2, मोलर पर -2 ना, बोलो मोलर पर -2 मतलब लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, है ना। ठीक है, चलो जी ये भी समझ आ गया, 2-4 और क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अब बात को समझते हैं, देखो भाई इनिशियल मोल्स नहीं दिया हुआ तो हमें पता है कि इनिशियल 1 मोल ले लेना होता है, और 1 मोल में से कितना डिसोसिएट होता है अल्फा के बराबर, इसका अल्फा कितना है 66/100, यही है ना 0.66, तो इसका मतलब हो गया ये तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, तो टोटल इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हैं, टोटल इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हो गए 1 प्लस अल्फा। अब मेरी बात को समझा जाए कि जब 1 मोल N2O4 लिया था तो टोटल कितना था 1 प्लस अल्फा, टोटल कितना था 1 प्लस अल्फा, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस अल्फा की बात करूँ तो टोटल वॉल्यूम, ये टोटल मोल्स कितना ऑक्यूपाई करेगा ये तो मुझे पता ही है। अगर मैं यहाँ PV = nRT लगा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर PV = nRT लगा रहा हूँ तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिला, कितने के लिए मिला, जब इसका 1 मोल था तब, 10 ग्राम के लिए, ठीक है ना। तो 10 ग्राम के वक्त कितना ये टोटल मोल्स रहा होगा उसके थ्रू निकल जाएगा। खैर ये समझ लेते हैं कि ये तो तब है ना कि जब व्हेन 1 मोल ऑफ N2O4 डिकम्पोजेज
वी गेट 1 प्लस अल्फा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। जिनका टोटल प्रेशर कितना था, जिनका टोटल प्रेशर कितना था, एक एटीएम 340 केल्विन पर, ठीक है। तो जब अपने पास कितने मोल्स हैं इसके, 10 ग्राम, कितने, 10 ग्राम मतलब 10 बटे में 92 मोल्स, 92 यानी 5 बटा में 6 बोलो है ना। जब ये डिकम्पोज करेगा तो टोटल इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स आ जाएंगे, 10 बटे में 92 इंटू 1 प्लस अल्फा। ये बात तो समझ आ रही ना, बोलो है ना। आप चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, आप देखना चाहते हो ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, ये काम मत करो, आप इनिशियल मोल्स निकाल लो पहले ही कि आपके पास N2O4 के कितने ग्राम है, 10 ग्राम, तो मतलब कितने मोल है, 10 बटे 92। तो ये इनिशियल कितना हो जाएगा, 10 बटे 92। तो यहाँ भी 10 बटे 92 कॉमन आएगा, यहाँ पर भी 10 बटे 92 कॉमन आएगा, 10 बटे 92 कॉमन निकल जाएगा, इतना ही आ जाएगा। बोलो है कि नहीं, टोटल मोल्स मिल गया इक्विलिब्रियम पर। बोलो अब तो बोलो, अब तो बोलो। हाँ, नाउ इन टोटल मोल्स की वजह से प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1 एटीएम। बोलो है कि नहीं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो अब हम लगा देंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। कुछ समझ रहे हो क्या, ठीक है। प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम कितना है नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितने हैं 10 बटे में 92 इंटू 1 प्लस 0.66। बोलो ठीक है। आर की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर की वैल्यू 340। मुझे बताओ ये बात समझ आ गई है, जल्दी बताओ, सबको समझ आया या नहीं, जल्दी बताओ, है कि नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से वॉल्यूम लीटर में मिल जाएंगे आपको। कितना वॉल्यूम आ जाएगा, कोई सॉल्व कर पा रहा है तो बताओ, ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ कितने वैल्यू आ रही है इसकी, देख लो। 5.02 लीटर है क्या, कैलकुलेटर चला के देख लेना, ठीक है, करीबन 5 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट, ये सवाल क्या कह रहा है, एक वेसल में 1000 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखा गया है और उसका इनिशियल प्रेशर जो था वो कितना था आपके पास 0.5 एटीएम। इनिशियल प्रेशर कितना था 0.5 एटीएम। तो आप देखो आपके पास है CO2 गैस और इसको क्या किया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ग्रेफाइट डाला गया, सी सॉलिड डाला गया। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। वेसल का टेम्परेचर कितना था 1000 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर कितना था 0.5 एटीएम। कार्बन डाइऑक्साइड शुरुआत में प्रेशर कितना था, बोलो शुरुआत में कितना है 0.5 एटीएम, है ना, बोलो है कि नहीं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.5। चलो P के टर्म में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाया है क्या, कि अगर इनिशियल प्रेशर 0.5 है तो जब रिएक्शन होगी तो इसका कुछ प्रेशर घटेगा। मान लो P अमाउंट से प्रेशर रिड्यूस हो गया इसका, इसके तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है ना, सॉलिड है। प्रेशर के टर्म में लिख रहा हूँ मैं, अगर ये प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है तो इक्विलिब्रियम आते आते तक मान लो P अमाउंट से प्रेशर इसका कम हो गया तो इसका उसी टाइम पर 2P बन चुका होगा। बोलो 2P से इसका प्रेशर रेज हो गया होगा, ये भी गैस है। तो अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मतलब दिस प्लस दिस दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर। बताओ भाई समझ आ रहा है क्या, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना हो जाएगा 0.5 माइनस P प्लस 2P, मतलब ये हो जाएगा 0.5 प्लस P। और यही टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर सवाल में कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है क्या, या 0.8 दिया हुआ है, 0.8 इक्विलिब्रियम पर। ये तो बिल्कुल वो काइनेटिक्स वाले सवाल जैसा हो गया, बोलो है कि नहीं। अरे गरीब वो समझ आया क्या। तो P की वैल्यू कितनी है 0.3 एटीएम, है ना। अगर P की वैल्यू 0.3 एटीएम है तो इसका कितना बचा हुआ है 0.2 एटीएम बचा हुआ है इक्विलिब्रियम पर। कुछ समझ आ रहा है तो बताओ, इक्विलिब्रियम पर इसका कितना प्रेशर बचा हुआ है 0.2, क्योंकि 0.3 से प्रेशर लो हो चुका है, और इसका कितना बन चुका है 0.6। नहीं आया क्या समझ, कुछ तो बोलो आ गया। अब Kp निकालना था हमें, क्या निकालना है Kp के लिए क्या करना है, इसका पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो यही करना है क्या, बोलो यही करना है क्या, सॉलिड तो आएगा नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है अपने पास 2P मतलब 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम कितना है 0.2। कुछ समझ आ रहा है क्या 1.8 है ना Kp, और यूनिट आएगी एटीएम। बोलो ये सवाल समझ आ गए हैं, जल्दी बताओ सवाल समझ आ रहे हैं भाई साहब। क्वेश्चन नहीं ट्राई करोगे रोना पड़ जाएगा इसमें, ठीक है ना। और थोड़ी सी कंटिन्यूटी की भी बात है, चलो लो फोटो लो, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना। रिएक्शन क्वोशेंट के बारे में बता रहा हूँ। रिएक्शन क्वोशेंट होते हैं क्या है, रिएक्शन क्वोशेंट की जरूरत पड़ती है जब हमें किसी भी टाइम पर ये देखना हो कि उस पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन उस वक्त फॉरवर्ड जा रहा था, बैकवर्ड जा रहा था, या ऑलरेडी इक्विलिब्रियम आ चुकी थी। क्योंकि भाई देखो रिएक्शन को जब आपने शुरू किया, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को शुरू किया, तो उस टाइम पर वो फॉरवर्ड भी जा सकता था। अगर आपने रिएक्टेंट लिया और रिएक्शन को होने दिया
तो अल्टीमेटली रिएक्टेंट धीरे धीरे ख़त्म होगा, मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा करके आएगी। अगर आपने प्रोडक्ट पहले रख दिया तो बैकवर्ड जा करके इक्विलिब्रियम आएगी। अगर आपने दोनों को एक साथ रख के रिएक्शन शुरू कर दिया तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा करके इक्विलिब्रियम आ सकती थी। तो पता लगाने के लिए कि किसी भी टाइम पर रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा था कि बैकवर्ड की तरफ जा रहा था, कि इक्विलिब्रियम आ चुकी थी, आपको ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन कोशेंट की। सो इट इज़ एन एक्सप्रेशन विच इज़ सेम एज दैट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, बट इट इज़ वैलिड एट ऑल द टाइम अदर दैन द इक्विलिब्रियम टाइम। इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो किसी भी टाइम पर एक्सेप्ट फॉर द इक्विलिब्रियम टाइम इटसेल्फ। मतलब एट इक्विलिब्रियम क्यू ही के होता है, मतलब क्यू सी ही के सी होता है, क्यू पी ही के पी होता है इक्विलिब्रियम टाइम पर। ठीक है ना, मेरी बात को समझे ज़रा ध्यान से। कहने का मतलब ये हो गया कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन सिमिलर टू इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन but is valid at any time other than the equilibrium, ठीक है ना। हाँ, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, यूजिंग इट वी कैन प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम at any given time। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? किसी भी गिवन टाइम पर आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये भी दो तरह के होंगे। एक तो होता है QC, रिएक्शन कोशेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। एंड दूसरा हो जाएगा आपका QP, जो क्या है, रिएक्शन कोशेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। समझ लो नहीं समझ लो? ठीक है, अब बात को समझ के चलते हैं। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गैस चेंजिंग इनटू C मोल्स ऑफ C गैस एंड D मोल्स ऑफ D गैस। ठीक है, हाँ, टाइम 0 पर इसके कुछ वैल्यूज नहीं होंगी, है ना। जैसे मान लो इसके A0 मोल्स हैं और इसके B0 मोल्स हैं। चलो मैं इनके कोएफिशिएंट ही ले लेता हूँ, कोई ना कोई वैल्यू रख देता हूँ, 1 2 3 और 1 ऐसा लिख दिया मैंने। समझ रहे क्या, A0 मोल्स हैं और B0 मोल्स हैं, या चलो मोलर रख देते हैं, कंसंट्रेशन ही ले लेते हैं। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किसी भी टाइम t पर इसकी वैल्यू कुछ रही होगी, A0 से बदल गई होगी, ठीक है ना, A0 से चेंज हो गई होगी। तो A0 से अगर ये वैल्यू चेंज हो गई है तो मान लो इसकी वैल्यू A1 हो गई है और इसकी वैल्यू B1 हो गई, इसकी इस वक्त वैल्यू C1 हो गई है और इसकी इस वक्त वैल्यू D1 हो गई है। पर ये इक्विलिब्रियम टाइम नहीं है, तो इन चारों नोन वैल्यूज़ की मदद से हम एक इक्विलिब्रियम जैसा एक्सप्रेशन लिख सकते थे। और इस टाइम पर अगर मैंने इक्विलिब्रियम जैसा एक्सप्रेशन लिखा तो उसको केसी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, QC क्या बोलेंगे, QC बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसके मोलर आपको पता है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो डेटा आ रहा है ना, ये डेटा इक्विलिब्रियम जैसा है कि नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया होगा तो ये वैल्यू अभी भी बदल रही होंगी, इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो इनकी वैल्यूज फिक्स हो चुकी होंगी, जैसा कि हमने सीखा। QC का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको लिखना है इक्विलिब्रियम जैसा एक्सप्रेशन, D की पावर 1 C की पावर 3 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। पर यहाँ जो कंसंट्रेशन वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं ये किसी भी टाइम पर पुट कर रहे हैं, किसी टाइम t पर पुट कर रहे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और ये वैल्यूज हमें नोन है कि ये है D1, ये है C1, है ना, ये सब नोन वैल्यूज हैं। ये है आपका A1 और ये है आपका B1 की पावर 2। अब जब ये QC मैंने कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास KC पता है तो आई कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम एंड आई कैन फाइंड आउट कि इस वक्त ये इक्विलिब्रियम पर है कि नहीं है। अब हम देख सकते हैं कि इफ़ QC वॉज लेस देन KC, अगर आपने पाया कि इस वक्त पर जिस टाइम t पर ये डेटा आपको नोन है, दिस इज नोन टू यू, दिस विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, जिसकी मदद से मैं क्या निकालूंगा, QC। अब मैंने देखा कि QC की वैल्यू KC से कम आ गई, KC गिवन होगा, इसकी KC वैल्यू विल बी गिवन, या निकलवाएगा जैसे हमने निकाला था, ठीक है ना। तो अगर मैंने देखा कि QC की वैल्यू कम है तो QC की वैल्यू कम है तो QC अल्टीमेटली बढ़ करके KC के बराबर होना चाहिए, QC बढ़ करके KC के बराबर होना चाहिए। KC का भी एक्सप्रेशन QC जैसा ही होता है। KC का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम की पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम की पावर 1
एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम की पावर 2। अगर आपका QC कम आ रहा है KC से तो QC खुद को बढ़ाना चाहेगा, QC खुद को बढ़ा करके अल्टीमेटली KC के बराबर होना चाहेगा, अल्टीमेटली KC के बराबर होना चाहेगा। बोलो है कि नहीं? पहले कंसेप्ट समझ लो, रटाना तो मुझे भी आता है कि रट लो कि इस पर ये होगा, इस पर वो होगा, समझ लो भाई। मैं भी चाहता हूँ डायरेक्ट लिख देता कि रट लो इसमें फॉरवर्ड जा रहा है, इसमें बैकवर्ड जा रहा, समझ भी लो, है ना, वरना मुझे लिखने में क्या जा रहा था। अगर QC की वैल्यू कम पाई गई है KC से तो इसका मतलब है QC खुद की वैल्यू को बढ़ा करके KC के बराबर होना चाहिए। QC कैसे बढ़ सकता है? जब प्रोडक्ट बढ़ने लगे और जब रिएक्टेंट घटने लगे, यही तो तरीका है ना। QC खुद को कैसे बढ़ा सकता है? जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगे और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटने लगे। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा? जब ये किधर को जा रहा होगा, फॉरवर्ड, है ना। तो कभी बाई चांस कंफ्यूज हो गए तब उसके लिए तो ठीक है, वरना रटे हुए तो अच्छी बात है ना। अगर QC KC से कम है तो हम बोल सकते हैं कि इस वक्त पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रही होगी, है कि नहीं। अगर आपने पाया कि QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC है तो QC अल्टीमेटली KC के बराबर होना चाहिए। क्यों KC के बराबर होना चाहिए? क्योंकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आएगी तब तक, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन रुक नहीं रही थी, रिएक्शन एक तरह से स्टेबिलिटी नहीं पा रही थी, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब QC ज़्यादा था KC से तो QC खुद को घटाएगा, और घटाने का तरीका क्या है? प्रोडक्ट को कम करना और रिएक्टेंट को बढ़ाना। मतलब इसको किधर जाना पड़ेगा? बैकवर्ड। और अगर आपने लास्ट में ये देखा कि QC और KC दोनों बराबर हैं तो रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। बोलो हाँ या ना, बोलो ये बात समझ आ रही है आप लोग को? ये तो मैंने QC के टर्म में बताया, QP के टर्म में भी बता सकता था। अगर प्रेशर के टर्म में डेटा दिया होगा ना तो आप QP निकाल लेना और उसको KP से कंपेयर करना। तो 2-4 सवाल इस पर भी करने जा रहे हैं, बड़ा ही आसान सा टॉपिक था ये, इसको ध्यान से देख लो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, ठीक है। फोटो ले लो। तो ये 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों में बताना है कि डायरेक्शन क्या है रिएक्शन का, ठीक है ना। सबसे पहले वाले में देखें तो हम QC का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। QC का एक्सप्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। यहाँ पर आप जानते हो कंसंट्रेशन की जरूरत थी नहीं, मोल्स भी दे देता तब भी यही आंसर आने वाला था, क्योंकि इसका KC KN है, डेल्टा NG 0 है। तो HI के बारे में अगर आप देखें तो HI का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻⁴, ठीक है ना, का स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना, बताओ, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ H2 कितना है? 2 × 10⁻⁻² इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, और ऊपर हो जाएगा 10⁻⁸, ये हो जाएगा 10⁻⁷। और KC की वैल्यू कितनी गिवन है? KC की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.05। तो बताओ KC और QC में क्या रिलेशन आता है? QC इज मच स्मॉलर दैन KC, तो डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड। सबका यही आया क्या? बताओ, बहुत अच्छे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले QP निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? QP निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 होल डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है। PCl3 का पार्शियल प्रेशर कितना है? ज़रा ध्यान से डेटा देख लो, इधर का उधर दिया हुआ है ना। इसका 20 दिया हुआ है। Cl2 का कितना दे रखा है? Cl2 का कितना दे रखा है? 0.02। और PCl5 का कितना दे रखा है? 50, ठीक है। तो ये हो गया 2/5 इंटू 0.02। 2/5 कितना होता है? 0.4 होता है, इंटू 0.02, मतलब 8 × 10⁻³ है ना। ये क्या है? QP है। और KP कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KP? 2500। मचला आ जाओ। तो सिंस QP इज मच 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 स्मॉलर देन KP, द डायरेक्शन इज फॉरवर्ड, सो रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये समझ आ गई होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि रिएक्शन को चेंज करने पर उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं। सेम रिएक्शन को अलग अलग तरीके से लिखने पर कैसे कैसे प्रभावित होते हैं उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़। एक बार फोटो ले लो। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज कि वो रिएक्शन को चेंज करने पर कैसे बदल जाती है, ठीक है ना। चलिए आइए देख लेते हैं। मान लो मेरे पास 2 रिएक्शन है। कंसीडर कि आई हैव गॉट 2 रिएक्शन। बच्चों वाले रिएक्शंस, इरिवर्सिबल B है जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैं K1 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब K1 का एक्सप्रेशन आपको पता है ना। K1 का एक्सप्रेशन पता है, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, यही रहा होगा ना। एंड हमारे पास 2 रिएक्शन है, मैंने बोला एक है C रिवर्सिबल D। क्या है? C रिवर्सिबल D। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज K2 है, ये सवाल में दिया हुआ था। तो K2 को कैसे लिख सकते हो? कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। बताओ, ये मैं मान के चल रहा हूँ, हाँ ये मान के चल रहा हूँ कि ये हमें नोन है, ठीक है ना। दिस इज नोन टू अस।
नाउ यूजिंग दिस अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रिएक्शन को अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला है कि मल्टीप्लिकेशन मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी वैल्यू से। क्या है कि वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर द रिएक्शन, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ए रिवर्सिबल 2 मोल्स ऑफ बी। मतलब आपने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, किस वाले रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन में। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका लिखना होगा, है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K डैश है, ओए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बदल गया होगा ना, K डैश है। सेम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है, सेम रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है अगर उसका कोएफिशिएंट बदल जाए तो। इसीलिए अगर आपका चैप्टर इक्विलिब्रियम चैप्टर है तो उसको खुद बैलेंस रिएक्शन देना ज़रूरी है। आप अपने हिसाब से बैलेंस करोगे तो अलग अलग केसी आ सकता है, अलग अलग केपी आ सकता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और यही चीज़ काइनेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट थी। काइनेटिक्स में भी यू नो कि रेट ऑफ द रिएक्शन है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन का रेट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। भले रेट ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस, इंडिविजुअल रिएक्टेंट या इंडिविजुअल प्रोडक्ट का रेट उसके कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता। बोलो, पता है ना, ये सिखाया था ना काइनेटिक्स में, सिखाया था ना ये काइनेटिक्स में। तो काइनेटिक्स में भी अपने आप हम रिएक्शन लेके थोड़ी चलते हैं, वो खुद देता है कि रिएक्शन ये है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो इसका K डैश का एक्सप्रेशन कैसे लिखना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। तो क्या मुझे कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन A पता है? हाँ जी सर पता है। इसी को तो पुराने रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला गया, मतलब इसी को K1 बोला गया, तो ये K1 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या सीखने को मिल रहा है आपको, क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा उसके पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर n टाइम्स हो जाएगा, पावर n टाइम्स हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, है ना, पावर n टाइम्स। अच्छा ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव। अगर एक्सटेंसिव होता तो 2 टाइम्स K1 आना चाहिए था कि रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू भी डबल हुई है, पर यहाँ डबल थोड़ी हो रही है, यहाँ डबल थोड़ी हो रही है। बोलो, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये मोल्स पे नहीं डिपेंड कर रहा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, समझ लो। यही आपको डेल्टा एच वगैरह के बारे में पता ही है कि डेल्टा एच क्या होता है, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा एच भी डबल हो जाता है, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर डबल हो जाता है, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो है या नहीं, बोलो है या नहीं, हाँ है ना। इसी तरीके से अगर मान लो सवाल ये हो जाता, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये पूछ देता कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ A चेंजिंग टू 3 मोल्स ऑफ B, तो डायरेक्ट आंसर दे सकते थे कि सर इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना, है ना, नया जो K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, मान लो K डैश इसको बोल देते हैं नए वाले को, तो ये कितने टाइम्स आएगा, K1 की पावर 3। बोलो है कि नहीं, ठीक है। अगर सवाल ये होता कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हाफ मोल्स ऑफ C चेंजिंग इनटू हाफ मोल्स ऑफ D, तो C से D का जो है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या माना है हमने, K2, ठीक है ना, कि वो K2 गिवन था। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डैश आएगा ना, वो आएगा K2 की पावर हाफ, मतलब रूट K2। बोलो है कि नहीं, जल्दी बोलो भाई, अरे गरीबों समझ आ रहा है क्या, है ना, ठीक है। मतलब इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने A चेंजिंग टू B, या जनरलाइज कर रहा हूँ मैं कि अगर अपने पास X चेंजिंग टू Y का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो Kc है, देन n मोल्स ऑफ X चेंजिंग इनटू n मोल्स ऑफ Y का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो आएगा Kc की होल पावर n। बोलो है कि नहीं, है ना। अच्छा, क्या मल्टीप्लिकेशन सीख लिया तो डिवीजन भी सीख लिया है, क्या मल्टीप्लिकेशन सीख लिया तो डिवीजन भी सीख लिया है, नहीं आ रहा क्या समझ। 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना, अबे 2 से मल्टीप्लाई करना यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई करना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन का सीख लिया है तो आपने डिवीजन का भी सीख लिया है। जैसे मान लो अगर सवाल ये होता इसी में कि एंड इसके लिए अगर कैलकुलेट करो 1/3 मोल्स ऑफ C चेंजिंग टू 1/3 मोल्स ऑफ D, मतलब 3 से डिवाइड कर दिया रिएक्शन को, है कि नहीं। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्यूब रूट आएगा, K2 का क्यूब रूट आएगा। बोलो है कि नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन सीखना मतलब डिवीजन सीख लेना, बात देखिए। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखा दी है, वो है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है ना। फोटो लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ,
ठीक है। सेकेंड है एडिशन, ठीक है। एडिशन का मतलब क्या है, ऐड करना। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द रिएक्शंस, ठीक है ना। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A प्लस सी चेंजिंग इनटू B प्लस डी। बोलो है कि नहीं। इस रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है आपको कि इसको और इसको एज इट इज जैसे दिख रहा है वैसे इसको जोड़ दिया गया। बोलो है कि नहीं, है ना। A के साथ कौन जोड़ रहा है, C जोड़ रहा है। B के साथ कौन जोड़ रहा है, D। मतलब जो चीज़ राइट में वो राइट में, जो चीज़ लेफ्ट में वो लेफ्ट में, मतलब डायरेक्ट जोड़ा गया। डायरेक्ट जोड़ने का क्या मतलब है कि अगर इसका मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है ना, तो एक्सप्रेशन तो ये हो जाएगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। बोलो है कि नहीं। क्या हमें B बाई E का वैल्यू पता है पहले से K1, और D बाई C की भी वैल्यू पता है K2। तो ये कितना हो गया K1 इंटू K2। बोलो है कि नहीं। मतलब क्या सीखने को आ रहा है, अगर दो रिएक्शन को आपस में ऐड किया गया है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बोलो है कि नहीं। अब मैं चाहता तो इस तरीके से भी पूछ सकता था। देखिए ज़रा, इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, देख लो अब मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, A प्लस डी चेंजिंग टू B प्लस सी। इसको देखो, ओरिजिनल को देखो, इसको देखो, ओरिजिनल को देखो, देख के क्या लग रहा है, A चेंजिंग टू B, A चेंजिंग टू B तो वैसे ही के वैसे ही रखा गया। बोलो है कि नहीं। A चेंजिंग टू B वैसे के वैसे रखा गया, और C चेंजिंग टू D को पलट के जोड़ा गया ना, पलट के जोड़ा गया। अच्छा, अगर मैं रिएक्शन को पलट दूं तो क्या उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में चला जाएगा। बोलो है कि नहीं। क्योंकि C चेंजिंग टू D का अगर K2 है तो D चेंजिंग टू C का 1/K2 हो जाना है। बोलो है कि नहीं, है ना। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन C। C बाई डी का, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, C बाई डी, ठीक है ना। आपको D बाई C का रेशियो पता है, कंसंट्रेशन ऑफ D बाई C ही आपका K2 कहलाता है। तो C बाई डी 1/K2 कहलाएगा। बोलो है कि नहीं। और ये क्या है, ये क्या है आपका K1, तो ये हो जाएगा K1 इंटू 1/K2, मतलब K1/K2। मतलब जिसको उल्टा किया गया उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नीचे जाएगा, जिसको उल्टा किया गया उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो है कि नहीं। दो रिएक्शन को जोड़ रहे हो तो मल्टीप्लाई तो होना ही होना है, लेकिन जिसको उल्टा कर दिया गया उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में जाएगा और तब मल्टीप्लाई होगा। नहीं आ रहा समझ। जैसे मान लो ये रहता कि कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर C प्लस B चेंजिंग इनटू D प्लस A। इस बार C और D को ऐसे रखा गया। बोलो है कि नहीं। इस रिएक्शन को ऐसे रखा गया क्योंकि C लेफ्ट में D लेफ्ट, पहले वाले को उल्टा किया गया, पहले वाले को उल्टा, तो जिसको वैसे रखा गया उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैसे ही होगा, जिसको उल्टा किया गया उसका नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो है कि नहीं। नहीं आया ना समझ। अबे कर दो, बोलो नहीं तो अभी घर से निकाल के मारूंगा तुम लोग को। बोला नहीं जा रहा है क्या, अरे पैसे लग रहे हैं क्या। हाँ, D बाई C का रेशियो कितना है, K2। बोलो, और A बाई B कितना हो जाएगा, 1/K1। समझ गए। चलो भैया, हाँ सब लोग बताएं समझ आ रहा है क्या, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। अबे किनको पढ़ा रहा हूँ मैं, लग रहा है जल्दी छुट्टी करना होगा तभी ये सुधरेंगे। अभी भाई पेपर में बहुत टाइम है, 6 तारीख को पेपर है तुम्हारे, ऐसे मरे मरे से बिहेव कर रहे हो। खाना पीना नहीं मिल रहा है क्या घर में। माँ बाप खाना खिलाने से मना कर रहे हैं क्या, या ये मना कर दे तू मेरा बेटा नहीं है, जा पड़ोसी से मांग ले, ऐसा बोल रहे हैं क्या। हाँ इसका बताओ, इसका बताओ, जल्दी बोलो। अबे बोलो, आसान है। उसका डबल हो जाएगा। हाँ डबल होता है कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। अरे बोला नहीं जा रहा है क्या रे तुम लोगों से। 4 क्यों, वाई 4। देखने तो ज़रा कौन कौन है, निकालूंगा जो जो नहीं बोलेंगे। अदीबा, अमान अंसारी, अमान खान, अनम, असद, बिल्लू गेमिंग, दीपिका डेढ़ा, खुशी कौशिक, लाइबा नासिर। लाइबा क्लास ले रही हो। नेहा चौहान, निदा रियाज, निखिल शर्मा, रिया जैन, साहिल विक्टोरियन, शफक, शुभम, शुभी। ये शुभी कौन सी वाली शुभी है। शुभी केवल तुम इसी बैच में हो क्या, या 12th में भी हो।
न्यू स्टूडेंट, अब न्यू स्टूडेंट कौन से बैच से? बी का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी, बोलो है कि नहीं? कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन सी, ये तो K2 ही है, ये तो K2 ही है। बी अपॉन ए का स्क्वायर किया गया, मतलब K1 स्क्वायर किया गया। नहीं समझ आ रहा है क्या? बोल दो, कह दो। और तुम्हें तो वैसे भी सिखा रखा है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको उतने टाइम्स बढ़ जाता है, उतने टाइम्स पावर में रेज हो जाता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ए चेंजिंग टू बी को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया मिला होगा वो K1 का तो स्क्वायर हो चुका है। अरे K1 का तो स्क्वायर हो चुका है ना। और सी चेंजिंग टू डी ऐसे कैसे रखा हुआ है, मतलब K2 है, दोनों को जोड़ा गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं आ रहा ना समझ? अभी दे रहा हूँ और सवाल, जल्दी लो फोटो। टेल मी आंसर टू ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस। गुड, ठीक है ना। हाँ, बी चेंजिंग इनटू ए, मतलब पहले रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया, तो इसका जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया होगा ना वो पुराने वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, मतलब 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। बोलो सही है? ठीक है। डी चेंजिंग टू सी, पुराने वाले को उल्टा कर दिया गया, उल्टा करने का मतलब है रेसिप्रोकल हो जाना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K2 हो जाएगा। बोलो है कि नहीं? मतलब 1/16 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। 2A चेंजिंग टू बी, मतलब इस वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पुराने वाले का स्क्वायर हो जाएगा। किस वाले मेरे? अबे कर तो रहा हूँ, ठीक है ना। इस वाले का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 बोले तो 4, ठीक है। हाँ, फिर देखो इस वाले को क्या किया गया, पहले तो उल्टा भी किया गया, उल्टा करने के बाद हाफ से मल्टीप्लाई किया गया, तो उल्टा करके पावर हाफ करना है ना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले तो उल्टा किया गया तो ये हो गया होगा। बोलो हाँ कि ना? अगर ये डी चेंजिंग टू सी होता तो इतना आता, लेकिन पावर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, हाफ, तो हाफ जो है पावर रेज हो जाएगा, तो मतलब 1/16 की पावर हाफ विच इज 1/4, 4 नहीं 1/4, 1/4 मतलब 0.25 ऑप्शन में ढूंढना है। कुछ तो बोलो, कह दो। इसमें क्या किया गया, दोनों रिएक्शन को एज इट इज जोड़ दिया गया, तो भाई साहब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 16 बोले तो 32, बोलो है कि नहीं? ठीक है ना, 2 की पावर 5 लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। ए चेंजिंग टू बी वैसे के वैसे ही, डी चेंजिंग टू सी इसको पलटा गया है, पलट देने का मतलब है नीचे चला जाना, है ना, और मल्टीप्लाई हो जाना, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1 इंटू 1/K2। ये समझ आया तो बताओ, बोल दो। K1 की वैल्यू कितनी है? 2, K2 की कितनी वैल्यू है? 16, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1/8, 0.125। अच्छा, C प्लस डी ये वाले रिएक्शन को तो एज इट इज रखा गया, A प्लस बी इस वाले को भी एज इट इज रखा गया, दोनों को एज इट इज जोड़ा गया। ये तो ऊपर वाले ही है ना, ये तो ऊपर वाले ही है। पलट देते हैं, सवाल बदल देते हैं, सवाल बदलना अपने हाथ में। 3 से मल्टीप्लाई करो। हाँ, कुछ इस प्रकार लिख देंगे सवाल को अगर, ठीक है। अभी वही है क्या? अभी वही है, ऊपर वाले ही। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 बार हो ला 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 ला, ठीक है ये सवाल अब, ठीक है। चलिए बताइए, है ना, सी चेंजिंग टू डी वैसे के वैसा ही हाफ कर दिया गया, तो K इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? K2 की पावर हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/K1, 1/K1 के पावर 2। बोलो ठीक है क्या? ये समझ आ गया तो बता दो, है ना। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर रूट बटे में नीचे 1/2 का स्क्वायर, 1 आ रहा है क्या? ये 4 इंटू 1/4 बोले तो 1, है ना। अच्छा, इसमें बताना है 2A प्लस सी चेंजिंग इंटू 2B प्लस डी, 2A प्लस बी, है ना। तो K इक्विलिब्रियम ए कितना दिया? K1 का स्क्वायर इंटू K2, यही करना है ना, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू 4 64, ठीक है ना। ओके, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ए चेंजिंग टू बी वैसे के वैसे ही है, K1 की पावर 4 हो जाएगा क्या? K1 की पावर 4 हो जाएगा क्या? डी चेंजिंग टू सी हो जाएगा क्या? 1/K2 हो जाएगा क्या? बोलो। K1 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 16, 1/16 फिर से 1 हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा क्या? इसमें आ जाओ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। सी चेंजिंग टू डी वैसे के वैसा ही, कोएफिशिएंट है हाफ, मतलब 16 की पावर हाफ, ठीक है, इंटू बी चेंजिंग टू ए, पहले वाले को उल्टा कर दिया गया, 1/2, 16 का हाफ कितना होता है? 4, 2 आएगा, 1/8 कैसे आएगा रे? ठीक है ना। हाँ, जल्दी से फोटो लो, समझ आ गया तो।